माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे? Chair. When this incident happened, none of the people, those who were present, except one journalist, I don't know from where he came, only he heard this. Please. सर, ट्रिब्यूनल के बारे में इन्होंने कहा, रिजू जी ने, कि 2 थे, उन्होंने 1 बढ़ा दिया। 2013 में भी 3 ही थे। 2013 में भी 3 ही थे। 2013 में भी इस्लामिक स्कॉलर डोमेन एक्सपर्ट थे। बल्कि इन्होंने अभी कर दिया कि रिटायरिंग या सर्विंग, पहले हम लोगों ने सर्विंग जज को रखते थे। भ्रम में फैलाया जा रहा था कि वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, वक्फ बोर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सर, इन्होंने एक नया प्रोविजन लाया, बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है, और दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना। अब ये तो था पहले, जेपीसी को जाके आने के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप कैसा पहचानेंगे? हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा? मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए? या नहीं कोई? रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं? और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पे भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। हाँ, मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे उस सर्टिफिकेट पे। सर, वक्फ बाय यूजर की बात, तो सबसे बड़ा मार जो इस बिल में ला रहे हैं वक्फ बाय यूजर, क्यों ये ला रहे हैं सबको पता है। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है। धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने? करोड़ों के भाव पे किसको दिया? कल मैं टीवी डिबेट पे था, एक जेपीसी की मेंबर थी इनकी मेरे साथ में, वो कह रही थी कि हम लैंड मोनेटाइज करेंगे। तो समझ में आ गया, मोनेटाइज करके किसको देंगे? तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है सर? इस देश में, हमारा देश प्राचीन देश है, इस देश में अलग अलग टाइम अलग अलग धर्म के स्थल बने हुए। हमारे देश में इतने किंगडम्स थे, राष्ट्रकूटा से लेके मौर्य से लेके चेरास, कदम्बास, विजयनगर एम्पायर, अशोका साम्राट का पता नहीं क्या कितने थे, बादशाहें थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यहाँ पे सिर्फ मस्जिद की बात नहीं सर, इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिरें बने, जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लायक, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, मस्जिद हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुराने इमारतों के कागज पूछेंगे, तांबे में, पीतल में जहां लिखा था, कहां से ढूंढ के लाएंगे? उसका प्रूफ सिर्फ ये है, ये हर समुदाय के लिए सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in waqf. There is waqf by user, there is temple by user, there is Gurudwara by user, there is church by user, there is Mata by user, there are so many religious institutions by user. किसका प्रूफ मांगेंगे? जब हमने बोला तो ये बोले कि हम प्रोस्पेक्टिवली अब ये करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे। भाई, जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बाय यूजर, अगर 200-300 साल पुरानी है तो उसको कैसा मानेंगे आप ये कह रहे हैं कि और दूसरा उसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है। तो मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैग की बात कर रहा था। अगर डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट है, तो फिर हम नहीं करेंगे। बट डिस्प्यूटेड कैसा है? डिस्प्यूटेड तो एक ही थी, वो बोले थे अयोध्या का मसला छोड़िए, बाकी के पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कैसा डिस्प्यूटेड, पुराने इदारों के डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा? ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का। ये डिस्प्यूट लड़ना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर को निकाल के। और दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे। अब मेरा टाइम बढ़ा है, मेरा पार्टी का टाइम लूंगा ऑलरेडी मैं मेरे पार्टी हमारे पार्टी का समय बाकी है, इनको 25 मिनट दीजिएगा। और उससे ज्यादा साहब ने कहा था। प्लीज तो
सर अब एक बोल 25 मिनट सर, क्या समय- 30 मिनट समय यहाँ 20 मिनट नहीं, लिखा हुआ है। देखो साहब, मैं 20 मिनट के रात बाद के कृपया समय देखिए। मैं ऑलरेडी माननीय एलओपी ऑलरेडी बोलने से अतिरिक्त समय दिया मैंने। प्लीज आप मैं ले रहा हूं सर। आप बोल। सर दूसरा सर, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर ऐसा ही रहेगा जो रजिस्टर्ड है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पोर्टल हम नया ला रहे हैं और उस पोर्टल में हर एक वक्फ को फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। भाई वक्फ बाय यूजर वो रजिस्टर्ड हो गया था, सीधा उठा के डाल लीजिए उसमें, आप फिर दोबारा उनको क्यों रजिस्ट्रेशन करें? आप चाह रहे हैं कि फिर वो दोबारा पेपर उससे मांगे, आप पेपर ना दें, फिर आपके लोग जाके दंगा फसाद करें और आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। ये आपका वो है। सर तीसरा ढांचे की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत जोर जोर से रिजू जी बोल रहे थे कि ये सेक्युलर कैरेक्टर है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का सेक्युलर कैरेक्टर है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं देखती है, वक्फ बोर्ड रिलीजियस अफेयर्स में भी दखलंदाज करती है, रिलीजियस अफेयर्स भी देखती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात भी मान लूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बने, एंडोमेंट एक्ट, मुद्रा डिपार्टमेंट, प्लेसेस ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, एसजीपीसी और अलग अलग समुदाय के जो इदारे जो बने हैं, क्या उसमें एक मुसलमान, एक सिख, एक बुद्धिस्ट, एक जैन को आप रखेंगे? क्या मुझे रखेंगे आप उसमें? आप मुझे रखेंगे आप उसमें? ये बिल्कुल मेरे राइट के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो राइट देता है उसके खिलाफ है, और इसको लेके काफी जजमेंट भी है। दूसरा सर, मैं उसके सारे को, और ये जो कह रहे हैं, और ये जितने यहाँ पे हैं, अब बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, सब में साफ लिखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां रहेंगे और कोई और दूसरे मजहब का आदमी नहीं रहेगा। जब वहां पे वो एक्ट में ही है, तो यहां कैसे आप दूसरे लोगों को देंगे? आप एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप लाके क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं? क्या हम काबिल नहीं अब हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए? आप हम लोग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर स्पाइंग करना चाह रहे हैं आप। सर सीईओ को लाने की बात थी कि मुस्लिम सीईओ नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा। वहां पे भी मैं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मैं एक्ट बताता हूं, वहां पे भी यह कहा गया कि सर फाइनली सर प्लीज फाइनली नहीं सर, मैं और थोड़ा टाइम लूंगा, खत्म करें। नहीं फाइनली अब 25 मिनट हो गए। सर फाइनली सर फाइनली प्लीज डू नॉट टेक सर नहीं फाइनली 3-4 इश्यूज के बारे में बोलूंगा सर। रिजू जी कल भी बोले, आज भी बोले, 123 प्रॉपर्टीज को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारे के सारे 123 प्रॉपर्टीज आके या तो दरगाह है, या तो मस्जिद है, या तो कब्रिस्तान है, या तो ईदगाह है। ये झूठ है। ऑथेंटिकेट करो, धन्यवाद, ऑथेंटिकेट करो, उसकी लिस्ट में आपको देना चाह रहे हो ऑल 120 और इसको धन्यवाद। आपकी बात जयराम जी, धन्यवाद, जयराम जी, अनदर 5 मिनट, डॉक्टर राधा, अनदर 5 मिनट, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। नहीं आपकी बात माननीय जो भी असंसदीय शब्द अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं होगा। प्लीज प्लीज यहाँ जो लिखा हुआ 20 मिनट 20 से 25 हुआ, आपकी पार्टी का समय जाएगा, आपकी पार्टी का समय जाएगा। बोले आप मेरे पार्टी के समय में दे दो, 2 मिनट में और खत्म करें प्लीज। साहब मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट में और पार्टी के समय में 3 मिनट, 2 मिनट में और खत्म करें सर। ये 123 एकर्स, 123 प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल रिलीजियस प्रॉपर्टीज है। ये लेफ्टिनेंट दिल्ली जब बना रहे थे, न्यू दिल्ली जब बना रहे थे 1910 में, अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ये एरिया अक्वायर किया था। जब मुसलमान जाके उनके मिले, वो बोले कि ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ के पास ही रहेंगे, पोजीशन उनके पास ही रहेगा, बट गवर्नमेंट का नाम रहेगा जब तक ये सिटी नहीं बन जाती। बनने के बाद उन्होंने दोबारा वापस उसको वक्फ को दिया था। आज भी, जब से लेके आज भी 123 प्रॉपर्टीज ये पोजीशन वक्फ में ही है, बिल्कुल वक्फ में ही है। और जब 2013 में गवर्नमेंट 2013 में जब इसको डी नोटिफाई करने की बात आई, सरकार ने हाईकोर्ट ने सरकार को बोला था
कि आप जल्द से जल्द इसका रिजॉल्व करो। तो जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के चक्कर में उस टाइम पे डिनोटिफाई किए। आज इन्होंने वन मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट सबके सामने क्यों ना रख देते, उसको पारी कर दिया। टू मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट रख दीजिए लोगों के सामने, आपको पता चल जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं या ना है। ये झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, मिसगाइड करना बंद करें। दूसरा सर, ओके सर, ओके खत्म हुआ सर। दूसरा सर, नहीं खत्म हुआ, मेरे हमारे पार्टी का टाइम ले रहे हैं सर। जितना उन्होंने बोल दिया, येलोपी ने बोल दिया, येलोपी ने बोल दिया सर, येलोपी ने बोला। दूसरा केरला की बात ये करते हैं, केरला की बात ये करते हैं, केरला की बात ये करते हैं। मैं इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता हूं, वक्फ बोर्ड कभी ये नहीं क्लेम किया उनकी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने 2 टाइम ये डिक्लेयर किया वक्फ प्रॉपर्टी है, तीसरी बार जुडिशियल कमीशन ने कहा वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं आज भी यहां पे कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यह कहना चाहता हूं, जितने गरीब लोग वहां रह रहे हैं, जो फिशरमैन है, पूरे एनडीए की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जो फिशरमैन है, जो गरीब है, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको वो जमीन दिलाई जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड को बात करना बंद करें। डॉक्टर धन्यवाद। नो नथिंग सर, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, नो मोर, नो प्लीज, उन्हें बैठा दें, नहीं जा रहा है, बैठाएं। आप बोले, आप बोले। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत ध्यान से मैं नासिर साहब को सुन रहा था। वो किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहाँ लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवां कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। जी प्लीज, माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। आप मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें सूचित किया गया। ये लोग बैठाइए, इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो, आपस में बात नहीं, प्लीज प्लीज, आप बैठो, बैठो प्लीज, प्लीज आपस में बात नहीं, आपस में बात महोदय, आप चेयर को संबोधित करें, हम लोग नहीं, चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, प्लीज आप चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, आज देश के लिए गौरव का दिन है। देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, देश के पसमंद बीच में टोका टोकी नहीं होगी, तो दोनों के लिए होना चाहिए। फिर तो प्लीज 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 नासिर जी, प्लीज प्लीज, झूठ बकवास शब्द उपसभापति महोदय नहीं जा रहा, आप रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, बैठ जाइए। उपसभापति महोदय, आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस महान विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हम हिंदू हैं, हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपनी समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इतिहास पर गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया। हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए। हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, हमने विधवा विवाह अधिनियम लाया। आश्चर्य की बात होती है जब इस समाज की चर्चा होती है
आश्चर्य की बात होती है, इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर के, एक गरीब मुसलमान की जीवन की बेहतरी को लेकर के एक बार भी किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया। आज यह पहली बार है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने थे, उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था, उनका सिर्फ एक नजरिया होता था, गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा, यह सदन गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर के आए, 42% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, 31% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम उज्ज्वला योजना लेकर के आए, 37% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम मुद्रा योजना लेकर के आए, 36% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम स्किल इंडिया लेकर के आए, 22.7% लाभार्थी मुस्लिम थे। हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया, अध्यक्ष महोदय 70% अधिक मुसलमानों ने उस योजना का इस देश में लाभ लिया। मेरे पार्टी की बैठक है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री इसी बाल योगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। आपको याद होगा मित्रों, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके काम नहीं होने चाहिए? क्या उनका विकास का काम नहीं होना चाहिए? हम सारे सांसदों को उन्होंने मीटिंग में कहा, अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान न करना, विकास की धारा सारे समाज पर समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात कही, मैं पूरे देश को 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाता हूं। क्या 20% मुसलमान अगर देश का पिछड़ा रह जाएगा तो क्या भारत का विकास का सपना पूरा होगा? नहीं। हमें भारत के विकास का मतलब है 20% मुसलमान के विकास की भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। और तीसरी बात उन्होंने कही, सरकार के, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार के स्तर पर सरकार जो कुछ भी कर सकती है मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं की भी रोल होनी चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए। यह जमायत उलेमा की भी भूमिका होनी चाहिए। यह वक्फ कमेटियों की संपत्तियां जो पड़ी हुई हैं उनकी भी मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने में भूमिका होनी चाहिए। यह बात आज की नहीं थी, ये लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है अध्यक्ष महोदय। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सके, कोई बूढ़ी मुस्लिम रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर न हो, हम उसके लिए व्यवस्था करके लाएंगे। और वस्तुतः अध्यक्ष महोदय, वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। मैं एक पत्रक लेकर के अध्यक्ष महोदय आया हूं। केरल और कर्नाटक की एक आतंकवादी संस्था है PFI, माननीय गृह मंत्री को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बैन किया है। PFI की एक दूसरी संस्था है SDPI। आज SDPI, मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए, नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं।
आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे वक्फ बाई यूजर की। क्या होता है वक्फ बाई यूजर? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो तो दूसरों को भले के लिए दान करो। हदीसों ने क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति का एक हिस्सा वो दान कर सकता है, उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है, उसके आय के साधन कैसे होंगे लिख सकता है, आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी उसके भी निर्देश दे सकता है। व्हाट इज दिस वक्फ बाय यूजर? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वह जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर के आया हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय सदस्य झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे। 1995 का यह एक्ट है, धारा 40, द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बोर्ड स्वतः इस बात की सूचना इकट्ठी कर सकता है यदि उसे इसका कोई कारण महसूस होता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। आगे क्या करेगा? एंड इट एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ए वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, whether a waqf is a Sunni or Shia board, after making such inquiry as is deemed fit, decides the question. संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वो संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है। और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और अगला वाक्य क्या है? द डिसीजन ऑफ द बोर्ड on the question under section 1 shall, unless revoked by tribunal, shall be final. ट्रिब्यूनल ने अगर उस निर्णय को बदला नहीं तो वह डिसीजन फाइनल होगा। और उसी एक्ट का दूसरा हिस्सा है अध्यक्ष महोदय, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन आर मेड बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी आदेश जो दिया गया होगा उसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं होगी। एक अपार्टमेंट में कोई परिवार चला जाए, किराए पर मकान ले ले, और ऐसी घटना हुई है अपार्टमेंट में, किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले। 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। और घोषित हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले। आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उल्लेख कर रहे थे उस घटना का, तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे। क्या हुआ तमिलनाडु में? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वह जमीन उसके नाम पर ही नहीं है, वह जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई। 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर अध्यक्ष महोदय। और आश्चर्य होता है, इन्हें बैठाया जाए अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूं,
ये भी जेपीसी के मेंबर हैं, ये गवाह है इस बात के। मैं please लगातार conclude, जेपीसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े बड़े धार्मिक मतावलंबी, मैं उनसे कुरान को कोट करके कहता रहा। मैं कुरान पढ़ता हूं, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म को पढ़ने में। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो जो ओवैसी साहब वहां बैठते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रख दिया मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4 आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभय दान दे दिया और क्या नारा दिया? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक इन्होंने कर्म काहे किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है। इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं। यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया कर्नाटक के हैं, ये मेरे पास कहां गई? प्लीज कंक्लूड सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये रिपोर्ट है। यहां बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिख करके भेजा है। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है, और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। नाम पढ़ता हूं मैं। कमरुल इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर, सूर्यवंशी एक्स एमपी,
सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड ऑफिशियल, एनए हैरिस एमएलए, एमए खालिद एक्स सीओ, मुमताज अहमद खान चेयरमैन, मोहम्मद सानुल्ला आईएएस, मिस्टर सिंधु गिरी फार्मर मिनिस्टर, एमएफ पासा आईपीएस, खनीज फातिमा एमएलए, सीके जाफर शरीफ फॉरेन मिनिस्टर। और एक नाम अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड, एक नाम अध्यक्ष महोदय, we will take it from the party सदन time. की मर्यादा में। Sir, please conclude, otherwise we have to take it from the party time. मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इस सदन की मर्यादा में मैं एक नाम लेने से इनकार करता हूं। वो इस समय सदन में है भी नहीं। नाम क्या है अच्छी तरह से जानते होंगे। अध्यक्ष महोदय, नहीं बोल, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था। मरते हुए सैनिक से एक कवि ने पूछा, हे वीर बंधुदाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। मरते हुए सैनिक ने कहा, यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हो तो हम नाम गिनाएं। हर कदम कदम पर खड़ा यहाँ पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। देवता सदस्य दिखता है, पर कमरे में वह गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें आज मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश चुप रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। वह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। चोरों के जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देता है, या चाटुकार जन की सेवा लेता है, यह पाप उन्हीं का हमको सर मार प्लीज गया कंक्लूड है। सर। भारत अपने ही घर में हार गया है। I call upon the next speaker, Mohammad Nadimul Haig. Sir, please tell the rules, sir. रूल 238A। मैंने बहुत ही विनम्रता से इंतजार किया और सदन में जो एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है ये चले शांतिपूर्वक। इस पे मैं एक बात सिर्फ आपको 238A, कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ सदस्य के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगाएगा, जब तक कि आरोप लगाने वाले सदस्य ने सभापति और संबंधित मंत्री को इसकी पूर्व सूचना दी हो, ताकि मंत्री को दिए जाने के प्रयोजन के विषय की जांच कर सके। मानवर परंतु सभापति किसी समय सदस्य को कोई ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा या आपकी राय में आए ऐसा आरोप राज्यसभा की गर्मी को घटाने हो वाला हो या आरोप को लगाने का कोई जनसिद्ध नहीं होता। आपसे फैसला नहीं चाहता हूं, मैं फैसला उनसे चाहता हूं। मानवर एक मंत्री का ये आचरण, मानवर जो इन्होंने आरोप लगाया है श्री नासिर हुसैन पे, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, मंत्री को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा सिर्फ आग्रह है कि चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए जिससे राज्यसभा की गरिमा गिरे, और ये जो आरोप लगाया गया है इससे राज्यसभा की गरिमा गिरती। 1 minute, sir, please. मान्यवर माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे? To the chair. My name is called. My name is taken, sir.
Sir, My name is taken. Sir, that I is- just given. Sir, that is what- Sir, Sir, that when is this what- incident happened. Sir, that is Sir, what- sir, when this incident happened, none of the people, those who were present, except one journalist, I don't know from where he came, only he heard this. After that, nobody Sir. else heard this. Then, even then, on air, I told my government, I requested my government that if somebody has done that, Sir. he has to be arrested and tried Sir, according to nothing the will go law on of the record. land. Sir, nothing will go on record. I'll call upon the next speaker.